अच्छा जी, जो हमारे पास और नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज क्लेमेडिया। द क्लेमेडिया आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ नॉन मेटाइल कॉक्साइड बैक्टीरिया, यानी ये भी हमारे पास बैक्टीरिया ही हैं। दैट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ नॉन मेटाइल, यानी कि मूव नहीं कर सकते। दैट आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, इंट्रासेलुलर ही ये रहते हैं। ऑब्लिगेट के मतलब इन पे मस्ट है कि उधर ही रह के ग्रो करते हैं। ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स, मतलब ह्यूमन सेल्स, हमारा सेल यूकेरियोटिक है तो हम यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ये ग्रो करते हैं। क्लेमेडियल सेल्स आर अनएबल टू कैरी आउट एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म कैरी आउट नहीं कर सकते। इसकी वजह इनके पास अपनी बायोसिंथेटिक जो है मशीनरी नहीं होती। इस वजह से जब ये किसी भी होस्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले उसी की बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज करते हैं। तो इन कोई भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म ये नहीं कैरी आउट कर सकते, क्योंकि इनके पास बायोसिंथेटिक पाथवेज नहीं होते। ये मुकम्मल तौर पे अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। जो इनका होस्ट है यानी कि ह्यूमन लिविंग सेल, ये प्रॉपरली उन पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है। और होस्ट सेल हमारे अंदर जब भी आएंगे, हमारे पास जी एटीपीज होते हैं और अदर इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो उनके साथ ये वर्क करके उनकी मशीनरी, मतलब हमारी मशीनरी यूज करके काम करेंगे। बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी, द क्लेमाइड वाज ओरिजिनली थॉट टू बी अ वायरसेस। वैसे ये बैक्टीरिया है, हमने स्टार्ट में पढ़ा है, लेकिन बैक्टीरिया के पास अपना सब कुछ होता है। सिर्फ इसकी ये एक वजह है कि इसके पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, ये अपनी होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज करता है। इसलिए हम इसे कह देते हैं कि ये वायरसेस में क्लासिफाई होता है। However, they have a cell wall, इनकी सेल वॉल भी है। दे कंटेन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड देयरफॉर आर नाउ क्लासिफाइड एज बैक्टीरिया। अब इनको बैक्टीरिया के तौर पे क्लासिफाई कर दिया जाता है। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सिंगल जीनस क्लेमेडिया, ऑर्डर जो है इसका क्लेमिडियाल्स है, क्लास जो है इसकी क्लेमेडियासी है। दिस जीनस कंटेन स्पीशीज की एक स्पीशीज जिसको हम सी ट्रैकोमाइटस कहते हैं और सी सिटेसी, एज वेल एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म टेवार ऑर्गेनिज्म। दो स्पीशीज हैं इसके अंदर, एक सी ट्रोकोमेटिस एंड सी सिटासी। थर्ड जो है टेवार ऑर्गेनिज्म, ये नई स्पीशी आई है हमारे पास जो रिसेंटली अभी प्रपोज की है। जो ये तीनों स्पीशीज हैं ये डिजीज कॉजिंग है ह्यूमंस में। हमने पढ़ा था शुरू में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि हमारे पास जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जबकि कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जो तो क्लेमेडिया जो स्पीशी है ये हमारे लिए हार्मफुल स्पीशी है, क्योंकि देखें हमें डिजीज कॉज करती है। क्लेमेडिया स्पीशी इन्फेक्ट्स द वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ मैमल्स। जो ये वाली स्पीशी है ये मैमल्स को, बर्ड्स को, स्पेशली बर्ड में पैरट्स आते हैं उनको इन्फेक्ट करती है। जो कि सी ट्रोकोमेटिस है ये लार्जली जो है ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है। क्लेमेडिया निमोनिया, टेवार ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास क्लेमेडिया निमोनिया कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। अब नेक्स्ट हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्लेमेडिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हमने सारी डिटेल्स पढ़ी थी, ये क्या होते हैं किस तरह। दिस जीनस इंक्लूड ऑब्लिगेट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स पे डिपेंड करते हैं। और ये बेसिकली जो है क्लेमेडिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शन जो है ह्यूमन में कॉज करता है। जैसे कि हम इसी पे इसकी क्लेमेडिया की सारी है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे कॉज करता है, उसकी वजह क्या क्या हो सकती है। एग्जाम्पल इसमें आती है क्लेमेडिया ट्रोकामेटिस। दिस जीनस इज नोन टू कॉज द इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है ये। मेनली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को हम कहते हैं एसटीडीज। तो ये वो भी वही कॉज करता है। उसके अलावा एसटीडीज, क्लेमेडिया और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, दे लैक सेवरल मेटाबॉलिक एंड बायोसिंथेटिक पाथवेज। ये हमने भी पढ़ा, ये भी पढ़ा कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हैं, उनके उनके लैक करते हैं बायोसिंथेटिक मशीनरी को, तो डिपेंड किस पे करते हैं, अपने होस्ट पे फॉर इंटरमीडिएट्स इंक्लूडिंग एटीपी। एटीपी ज़ाहिर है अपने होस्ट का एटीपी लेंगे, एटीपी ने सारी एनर्जी लेनी है वहां से, एटीपी से एनर्जी लेके तो अपना सारा काम करेंगे। क्लेमेडिया एग्जिस्ट एज टू स्टेजेस इसकी होती हैं, एलिमेंट्री बॉडीज और रेटिकुलेट बॉडीज। जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं उसको हम एलिमेंट्री बॉडीज कह देते हैं, जो कि इनके साइटोप्लाज्मिक जो रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स होती हैं उसको हम कह देते हैं रेटिकुलेट बॉडीज। फैमिली है इसकी क्लेमाइडीसिया। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, रॉड शेप का होता है। एरोबिक है, ऑक्सीजन इसको यूज करनी पड़ती है। एनारोबिक हमें पता है कि एनारोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन यूज नहीं करता, और एरोबिक वो है जिसको ऑक्सीजन यूज करनी पड़ती है। ग्राम नेगेटिव है लेकिन डिफिकल्ट टू स्टेन है, ये एक ग्राम नेगेटिव है लेकिन इसको स्टेन करना मुश्किल है। सेल वॉल लाइपोपोलीसेकेराइड की बनी होती है और फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन नॉट पेप्टिडोग्लाइकैन, इसी वजह से इसको स्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि हमने पढ़ा ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो सारा पेप्टिडोग्लाइकैन पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट जो है कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स को ही करता है बेसिकली, जो कॉलम शेप के होते हैं कॉलुमनर, जैसे कि ये यहाँ पे बने हुए हैं।
उसके अलावा एलिमेंट्री बॉडीज बनाता है, नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता, और 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन, जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी का भी यही है, इसी पे सर्वाइव कर सकता है, और ये ह्यूमन को ही मोस्टली इन्फेक्ट करता है। उसके बाद जी हमारे पास आती है ट्रांसमिशन। द बैक्टीरिया यूजली स्प्रेड थ्रू, किन किन चीज़ों के थ्रू जो है बैक्टीरिया स्प्रेड कर सकता है? अनप्रोटेक्टेड वजाइनल, एनल और ऑरल सेक्स, बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटीज से, ठीक है। और उसके अलावा योर जेनिटल्स थ्रू, एंड हमारे जो जेनिटल्स हैं, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन जेनिटल्स, अगर वो हमारा जेनिटल किसी भी तरह जो है इन्फेक्टेड पर्सन जेनिटल्स थ्रू वेयर वी कैन पास यूरिन और फीसेस, दीज आर नोन एज जेनिटल्स। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन का जेनिटल हमारे जेनिटल से किसी भी तरह टच कर गया है तो तब हमें इन्फेक्शन हो सकता है। दिस मीन्स यू कैन गेट एंड पास ऑन क्लैमिडा इवन इफ यू डोंट हैव पेनिट्रेटिव सेक्स और एजैकुलेशन। मतलब अब इसकी एक और बात है कि इसके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी का होना जरूरी नहीं है, यानी अगर आप वैसे भी किसी भी तरह आप इंटरेक्शन हुआ है तो उससे भी ये पास हो सकता है। शेयरिंग अनवॉश और अनकवर्ड सेक्स टॉयज जो हैं, बेसिकली सेक्स टॉयज पाकिस्तान में यूज नहीं होते, ये वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होते हैं। तो लेकिन अगर आप ऐसा कोई सेक्स टॉय है जो पार्टनर या कोई यूज करता है तो उसको शेयर ना किया जाए अनवॉश या अनकवर्ड फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि अगर उसको इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली कोई अगला यूज करेगा तो उसको भी हो जाएगा। इन्फेक्टेड सीमन और वजाइनल फ्लूइड, अगर आपकी आंख में चला गया इन्फेक्टेड सीमन और वजाइनल फ्लूइड, आंख में अगर किसी तरह चला गया तो उससे भी हो जाएगा। क्लेमेडिया कैन आल्सो बी पास फ्रॉम अ प्रेग्नेंट वुमन टू हर बेबी, अगर माँ से बच्चे को हो सकता है। और कैसे नहीं पास हो सकता? जो सिंपल कैजुअल कॉन्टेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि किसिंग, हगिंग, शेयरिंग बाथ, टॉवल्स, अगर आप टॉवल किसी का शेयर कर रहे हो, और यूजिंग द सेम टॉयलेट, मतलब सेम टॉयलेट भी अगर इन्फेक्शियस पर्सन वहां पे वॉशरूम यूज करके गया है, पी करके गया है, और आप उसके बाद टॉयलेट यूज कर रहे हो तो उससे नहीं हो सकता। इसकी जो वजह है होने की वो यही है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे और इसकी देखते हैं ट्रीटमेंट। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द इन्फेक्शन साइट। इन्फेक्शन साइट पे ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि इन्फेक्शन जो है वो कहाँ पे हुआ है। एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एज क्या है, और अनदर इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। तीन बातें हैं, इन्फेक्शन साइट, एज और अनदर इन्फेक्शन, यानी क्लेमेडिया के साथ पेशेंट को कोई और बीमारी तो नहीं है, तो ये तीनों पे डिपेंड करता है। हैविंग सी ट्रैकोमैटिस एंड और मोर देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एट द सेम टाइम इज पॉसिबल। उन्होंने कहा पॉसिबल है कि आपको ये सी ट्रैकोमैटिस भी हुआ और दूसरी कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको हुई हो। ट्रीटमेंट इज ऑफन डन विद बोथ पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो दोनों पार्टनर्स को हम साइमल्टेनियसली ट्रीट करेंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सकें दोबारा से इस इन्फेक्शन को होना। और ये जो है उन्होंने कहा है कि ये सेवरल एंटीबायोटिक्स के साथ हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन और टेट्रासाइक्लिन आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन के बारे में। ये मोस्ट प्रेफर्ड एंटीबायोटिक है जो कि सी ट्रोकामेटिस को ट्रीट करती है और हाईएस्ट सक्सेस रेट है, मतलब टेट्रासाइक्लिन इज द बेस्ट। एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सासाइक्लिन की भी इक्वल एफिकेसी है इसको ट्रीट करने की, और 97-98% सक्सेस रेट के साथ। ये तो 100% हाईएस्ट सक्सेस है ना टेट्रासाइक्लिन की, इसकी 97 से 98% तक सक्सेस है। 90 रिस्पेक्टिवली, मतलब 97 एजिथ्रोमाइसिन की और 98 डॉक्सीसाइक्लिन की। अब एजिथ्रोमाइसिन की डोज है कि 1 ग्राम की टैबलेट जो है आप ऑरली मतलब खाते हो पानी के साथ, सिंगल डोज 1 ग्राम की प्राइमरली पहले पहले। तो और ट्रीटमेंट विद जेनेरिक डॉक्सीसाइक्लिन के साथ आप 100 mg की टैबलेट लेते हो ट्वाइस अ डे, 2 दफा दिन में 7 दिनों के लिए। और इन दोनों का इक्वल जो है सक्सेस रेट है जो हमने पढ़ा है, मतलब काम इनका इक्वल है, डोज थोड़ी सी चेंज है। डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg की लोगे तो एक दफा लोगे, 100 mg की लोगे तो दिन में 2 दफा लोगे, पूरा हफ्ता। उसके अलावा हमारे पास आती है एरिथ्रोमाइसिन, ये लेस प्रेफर्ड है। उसकी वजह क्या है? इसके साइड इफेक्ट्स है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हमारे मैदे के साथ जो है गड़बड़ी कर जाती है। तो उसके अलावा लीवोफ्लॉक्सासिन है, ऑफ्लॉक्सासिन है, ये जनरली नो बेटर देन एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी हैं और बेहतर भी नहीं है, इसलिए ये यूज नहीं की जाती। अब अगर हमारे पास प्रेगनेंसी का केस आ गया तो हमने उसमें कुछ जो है मेडिसिन को प्रेस्क्राइब नहीं करना, उसमें हमारे पास लीवोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये प्रेस्क्राइब नहीं की जाती। ये चार, लीवो, ओफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। इन द केस ऑफ पेशेंट हु इज प्रेग्नेंट तो आप कौन सी मेडिसिन को देते हो? एजिथ्रो, एमॉक्सिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। अब एजिथ्रोमाइसिन जो है
is the recommended medication as it is taken 1 gram tablet taken by the mouth as a single dose. एक ही डोज इसकी लेते हैं, बाय माउथ है कि आपको ऑरली खाना है पानी के साथ. Despite amoxicillin have fewer side effects than other medications for treating antenatal C. trachomaticus infection, there have been there have been concerns that pregnant women who take penicillin class antibiotics can develop the chronic किधर गया chronic side effects, fewer side effects than other medications for treating the C. trachomatis infection. There have been concerns that pregnant women who take penicillin class antibiotics can develop a chronic persistent chlamydia infection. अब एक वजह है, हम ये देखते हैं कि जब हम एक एंटीबायोटिक ले लेते हैं, हम डॉक्टर कहते हैं कि जी अच्छा आपने एंटीबायोटिक फलां ली हुई है तो आपको अब इससे आराम नहीं आना, हम उसकी दूसरी क्लास है. जब ये जो मेडिसिन पे वर्क करते हैं फार्मासिस्ट का भी यही होता है कि एक क्लास ये है, सेकंड क्लास ये, थर्ड क्लास ये. पहली क्लास से जो है ट्रीट नहीं हो पा रहा पेशेंट तो हम सेकंड क्लास थर्ड क्लास की तरफ मूव कर जाते हैं. उसकी वजह ये है कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं बैक्टीरिया उसके खिलाफ. यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब वही है ना कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लें कि एक बच्चे को रोज एक ही किस्म की सजा मिलती है, उसको रोज मारा जाता है, रोज मारा जाता है. पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसको मार असर करेगी, फिर उसको मार असर करना बंद कर देगी. उसको पता चल गया जी इतनी जोर के पड़ती है, इतनी दफा लगती है, तो जी मैं तो इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ. सेम विद द एंटीबायोटिक्स, जब हम बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, बैक्टीरिया को पता चल जाता है कि इसकी किलिंग पावर ये है, ये इतने टाइम में किल करती है, वो उसके लिए अपने आप को इम्यून कर लेता है, रेजिस्टेंट कर लेता है. यहाँ पे भी यही बताया गया है कि ऐसी फीमेल्स जो पेंसिलिन क्लास की डोज ले चुकी हैं, जिसमें पेंसिलिन एंटीबायोटिक यूज की है, तो उनको जो है फ्यूअर साइड इफेक्ट्स हैं क्योंकि वो पहले ये क्लास यूज कर चुके हैं. टेट्रासाइक्लिन इज नॉट यूज बिकॉज सम चिल्ड्रन इवन एडल्ट्स कैन नॉट विदस्टैंड द ड्रग कॉजिंग हार्म टू द मदर एंड फीटस. टेट्रासाइक्लिन यूज नहीं करते क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ये है कि माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है. रीटेस्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन है तो रीटेस्टिंग, बार बार उसको टेस्ट करते रहें कि इसको ये जो है इन्फेक्शन खत्म हुआ है या नहीं. कैन बी परफॉर्म 3 वीक्स आफ्टर ट्रीटमेंट 3 हफ्ते, मतलब 3 हफ्ते के बाद वक्फा दे दे के रीटेस्ट करते रहें. इफ द रिस्क ऑफ रीइंफेक्शन इज हाई, अगर रिस्क हाई है, स्क्रीनिंग कैन बी रिपीटेड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो स्क्रीनिंग जो है पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान करते रहें. इफ द इन्फेक्शन हैज प्रोग्रेस्ड, अगर जो है इन्फेक्शन बढ़ गया है असेंडिंग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, हमारे जो रिप्रोडक्टिव जो फीमेल का ट्रैक्ट है उसमें बढ़ता जा रहा है ऊपर को, एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो गई है, तो और देखें कितना काम हो गया है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी खराब हो गया है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कर दी है, और फेलोपियन ट्यूब्स भी खराब कर दी हैं. तो इस तरह के केस में जो है इस इन्फेक्शन को आप जरूर ट्रीट करें. उन्होंने कहा आउट पेशेंट बेसिस पे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स में ओपीडीज होती हैं, बाहर उनको ट्रीट कर देते हैं जिथ्रोमाइसिन या कोई भी डॉक्सीसाइक्लिन देके. उसके अलावा मतलब कोई भी एंटीबायोटिक इन दोनों से. ट्रीटिंग द मदर ऑफ एन इन्फेंट विद C. trachomatis of the eye which can evolve into pneumonia is recommended. अगर उस मदर को जिसके इन्फेंट को है और उसकी आई जो है, देखिए अगर माँ को है ना तो जो बच्चा पैदा होता है ना उसकी आंखों में इन्फेक्शन होगा, उसको आप ट्रीट करें क्योंकि ये जो है निमोनिया कॉज कर सकता है. रिकमेंडेड ट्रीटमेंट जो है ऑरल एरिथ्रोमाइसिन दें, एरिथ्रोमाइसिन बेस दें या एथाइल सक्सिनेट दें 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से. बेबी का वेट देखने के हिसाब से आप mgs बढ़ा लें. 4 डोजेज में इसको डिवाइड कर दें और डेली लेनी है कि 2 हफ्तों के लिए. और आपने इस दौरान जिस दौरान ये पूरी मेडिकेशन चल रही है, आपने अपने जो जितने भी पेशेंट के सिम्टम्स है उसको मॉनिटर करते रहें. और ऑफ इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए इन इन्फेंट्स, मतलब ये बीमारी के लिए करते रहें उसको. और लेस देन कितने 2 हफ्ते के लिए देना है बच्चों को, और वो जो कि लेस देन 6 वीक ओल्ड हैं. ठीक है. There have been a few reported cases of C. trachomatis strains that were resistant to multiple antibiotic. बहुत few cases ऐसे हैं जहाँ पे पता चलता है कि ये resistant है यानी उन पे कोई असर ही नहीं होता है इन antibiotic treatment का. However, as of 2018, this is not a major cause of concern as antibiotic resistance is rare. Rare है मतलब बहुत कम ऐसा हो कि हम अगर antibiotics से इसको control करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास control नहीं हो रही. ऑल दिस इज अबाउट क्लेमेडिया, और हमने उसका पढ़ा है कि ये किस तरह इन्फेक्शन करता है और हमने अगर उसको ट्रीट करना है तो हम उसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं.